नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, अब आगामी परीक्षा आ गई है आपकी एस्टेट की। दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो सकता है, उसी पर ही हमारा फिलहाल फोकस रहेगा। यूपीएलटी और जो राजस्थान की परीक्षा है और मेन एस्टेट पर, ये तीनों परीक्षाओं पर हमारा फोकस है। और उसी के को देखते हुए ही मैं ये 2020 का जो टीजीटी का एस्टेट हुआ था पात्रता का, ये थोड़ा सा पेपर मैं कहूँगा टीजीटी के स्तर से थोड़ा सा हल्का सा लेवल इसका हार्ड था। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारी यह जो एस्टेट टीजीटी 2020। दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है? इंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक। तो दीवार को धकेलना किस व्यायाम का उदाहरण है भाई? ये है आइसोमेट्रिक व्यायाम का। आइसोमेट्रिक व्यायामों की खोज हेडिंगर तथा म्यूलर ने की थी 1953 में, और आइसोटोनिक की डी लून ने, और आइसोकाइनेटिक की पेरिन ने। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्व व अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां जिसका लोगो है, किसका लोगो है भाई? भारतीय वन्य जीवन संस्थान का, भारतीय तीरंदाजी संघ का, भारत रत्न पुरस्कार का, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप जो गलती कर सकते हो, दो पूरी पत्तियां हैं वो किस में हैं भाई? भारत रत्न में। और उधर अधोमुखी दो पीपल की पत्तियां किस में हैं? नाडा का जो लोगो है उसमें। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह संस्था डोपिंग के विरुद्ध देश में कार्य करती है। वाडा के अंतर्गत। वाडा की स्थापना 1999 और नाडा की स्थापना 2005 में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर मानक ऊंचाई किसकी होती है? खो खो में पोल्स की, फुटबॉल में कॉर्नर की, वॉलीबॉल में एंटेना की, और भाई क्रिकेट में स्टंप्स की। तो किस में होती है भाई मानक ऊंचाई? 180, वॉलीबॉल में एंटेना की। ये इसका राइट आंसर है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी प्लेइंग में होते हैं, 6 एक्स्ट्रा होते हैं। 18x9 इसका जो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई है। और भाई भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, जो आपको बताना भी भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई, ये कमेंट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। आगे चलते हैं दोस्तों, योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? कपिल मुनि, संपूर्णानंद, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के राजा थे, उनके दरबार में थे महर्षि पतंजलि। और योग सूत्र की रचना की और अष्टांग योग के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने योग के 8 चरण बताए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला क्वेश्चन है भाई 36वां संस्करण 37 खेल किसका परिचायक है? टोक्यो ओलंपिक का? नहीं भाई, टोक्यो ओलंपिक का ओंगजाऊ एशियन गेम्स का, गोवा राष्ट्रीय खेल का, बर्मिंघम राष्ट्र कुल खेलों का, कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई गोवा राष्ट्रीय खेलों का। पर 36 में जो राष्ट्रीय खेल होने थे गोवा में, वो भाई इसके कारण नहीं हुए हैं, कोरोना के कारण। और 37 खेल इसका प्रचायक था ये, कि 36वां जो संस्करण होगा और 37 खेल होंगे। और जो 1924 से शुरुआत हुई भाई राष्ट्रीय खेलों की, लेकिन आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की 1924 से जो राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई लाहौर से, लेकिन आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 1985 नई दिल्ली से मानी जाती है। जीडी सोंधी को इनका जनक माना जाता। राष्ट्रीय खेलों का जनक कौन है भाई? गुरुदत्त सोंधी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? खो खो, कबड्डी, कुश्ती, भारोत्तोलन। तो भाई संदीप नरवाल का संबंध
किससे भाई? कबड्डी से। 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला है भाई संदीप नरवाल को। ये कथूरे के गांव से संबंध रखते हैं संदीप नरवाल। संदीप नरवाल का संबंध कुछ कबड्डी से है, और कबड्डी का जो कोर्ट है 13x10, और कबड्डी में भाई 7 खिलाड़ी प्लेइंग और 5 एक्स्ट्रा होते हैं, और लोना शब्दावली भी कबड्डी से है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रशिक्षण स्तर का एक प्रारूप जिसका नामकरण स्वीडिश भाषा में किया गया, जिसका अर्थ है स्पीड प्ले। बहुत बार पिटा पिटा क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में आया था भाई। मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया था, 14 या 15 में, 15 में या 14 में एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ का। उसमें एक गलती हुई थी और आज तक मुझे वो याद है। स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम है भाई? फाट लेक व्यायामों का दूसरा नाम स्पीड प्ले है, इसका राइट आंसर है। फाट लेक जो ट्रेनिंग है उसमें भाई जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो पहले से निर्धारित नहीं होता और क्रॉस कंट्री पर यह आधारित होती है, और फाट लेक प्रशिक्षण विधि से एंडोरेंस विकसित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उस कथन को चुनिए जो सिरे से इस भ्रम को नकारता है, जिसमें कहा जाता है यदि महिलाएं बाहर प्रशिक्षण करेंगी, वेट ट्रेनिंग करेंगी तो पुरुषों के समान दिखने लगेंगी। तो भाई इसमें से कौन सा कथन इस भ्रम को नकारता है? क्योंकि महिलाओं को भोजन की आदत पुरुषों से भिन्न है। नहीं भाई, आनुवांशिक संरचना और टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर के कारण महिलाओं की देह पुरुषों के समान नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक, ये इसका राइट आंसर है भाई। क्योंकि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, एस्ट्रोजन होता है, और आनुवांशिक संरचना में भी महिलाएं बाकी सब चीज़ों में होती हैं, लेकिन आनुवांशिक संरचना में अलग होती हैं। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। 2020 के जो अवार्ड थे इस पर वीडियो भी बनाई है मैंने भाई। तो इसमें सही युग्म के कूट को मिलान कीजिए। तो भाई ओम प्रकाश दहिया, श्री ओम प्रकाश दहिया द्रोणाचार्य अवार्ड, नेत्रपाल हुड्डा ध्यानचंद अवार्ड, इन्हीं दो से हो जाएगा भाई। और अनीता देवी को तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला था। अनीता जो हैं हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं अनीता देवी, और ये जो एक पर्वतारोही हैं भाई, आपको ये भी याद रखना है। तो भाई पहले का हो गया, एल का हो गया 4 2 में है। दूसरे का हो गया पहला एम का। तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? दूसरे का हो गया पहला, इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। एल का है जो 4 है, एम का है 1 है, और एन का है तेंजिंग नोरगे अवार्ड, और मनीष कौशिक है जो अर्जुन अवार्ड। तो ये इसका जो राइट कूट है ये बनेगा थर्ड। ओम प्रकाश दहिया का संबंध कुश्ती से है, नेत्रपाल हुड्डा का कुश्ती से है, और अनीता देवी पर्वतारोहण से। आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं भाई अनीता जी, और श्री ओम प्रकाश दहिया ये साई के सीनियर कोच थे, रिटायर हो चुके हैं, और इन्हें आजीवन सेवाओं के लिए भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। बाह्य उद्दीपक प्रतिक्रिया स्वरूप गति करते समय तत्वरित दिशा में परिवर्तन की क्षमता होती है। थोड़ा सा इसको आप इंग्लिश में भी, थोड़ी सी हार्ड हिंदी है इसलिए इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन रैपिडली ड्यूरिंग द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू आउटसाइड स्टिमुली इज टर्म्ड। भाई बाह्य उद्दीपक क्षमता जो परिवर्तन करती है क्या है? इसका राइट आंसर है एजिलिटी, सफुर्ती या फुर्ती भी मिल सकता है भाई। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खेल सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे खेल सिद्धांत के रूप में नहीं जाना जाता है? अनुभव का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत, खेल ही जीवन का सिद्धांत। खेल ही जीवन का सिद्धांत दिया भाई जॉन डीवी ने, और अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया हर्बर्ट स्पेंसर तथा शिलर ने। इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है खेलों का? अनुभव का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक्सपीरियंस थ्योरी खेलों में नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई 2-4 वीडियो और
मैं चाहता था पीछे थोड़ा सा सिस्टम ऐसा हो गया भाई, एक प्रशिक्षण की विधियों पर और एक प्रिंसिपल हैं जो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत उन पर। अगला क्वेश्चन है भाई, पेशीय शक्ति, पेशिया समूह द्वारा उत्पादित अधिकतम बल, मसल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम अमाउंट फोर्स मसल और मसल ग्रुप कैन काउंट को नापा जाता है। रोजर परीक्षण द्वारा, स्टॉक स्टैंड परीक्षण द्वारा, रूलर ड्रॉप टेस्ट द्वारा, क्वींस कॉलेज स्टॉप टेस्ट द्वारा। तो भाई आसान है, रोजर द्वारा ही शक्ति जो परीक्षण है, जो रोजर का ही सबसे मुख्य है, रोजर का शक्ति परीक्षण, ये इसमें पेशीय शक्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट 2020 दिया गया। एयरफोर्स कंट्रोल बोर्ड को, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान को, आर्मी खेल संस्थान को, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। तो भाई IISM को दिया गया भाई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को यह पुरस्कार दिया गया था 2020 में। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण पोषक तत्व लिपिड भी कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवण, वसा। तो इसका राइट आंसर लिपिड क्या किस में मापा जाता है? वसा। 9.1 KCl कैलोरी 1 ग्राम वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 और प्रोटीन से भी 4.1। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षुओं को लीडअप गतिविधियां तुरंत इसके बाद करवानी चाहिए। लीडअप एक्टिविटी शुड बाय गिवन द ट्रेनीज, प्रशिक्षु जैसे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनीज को किसके बाद करवानी चाहिए भाई? क्रेस्ट लोड के बाद। इंग्लिश में देख सकते हैं भाई, क्रेस्ट जटिल भार, क्रेस्ट भार। ऐसे हम गलती कर जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ होता लेकिन हम कई बार गलती कर जाते हैं। क्रेस्ट लोड, इसका लीडअप जो गतिविधियां हैं वो किसके बाद होनी चाहिए? क्रेस्ट लोड के बाद। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब्राहम मास्लो ने योगदान दिया मानव शरीर रचना विज्ञान में, अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान में, शरीर गति विज्ञान में, खेल संगठन में। भाई अब्राहम मास्लो ने में मानवतावादी सिद्धांत दिया था और ये अभिप्रेरणात्मक मनोविज्ञान। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। भाई मास्लो ने मानवतावाद की सिद्धांत दिया और भाई इन्होंने जो नीड बताई, बेसिक नीड क्या है भाई, उसके आगे क्या है, उसके आगे ये इन्होंने बताया। तैरने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। भाई प्रिंसिपल ऑफ द बाउंसी यूज्ड इन द स्विमिंग इज इस्टेब्लिश्ड बाय। तैरने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया भाई? आइजैक न्यूटन ने, लियोनार्डो दा विंची ने, अरस्तु ने, आर्किमिडीज ने। तो भाई उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने। जीके का भी क्वेश्चन है भाई, आप जीके में भी आपकी में ये आ सकता है, जो यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली में भी आगे भी 196 वैकेंसी आ सकती है भाई। पीछे एक सर्कुलर आया था लेकिन वो वैकेंसी मैं सोच रहा था जल्दी आ जाएंगी। अब तो ये साल लगभग क्लोजिंग पे है, 2022 में आशा करते हैं कि भाई ये वैकेंसी जरूर आएंगी। और भाई जो लगातार तैयारी करते हैं वही पेपर में सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूटलेट इंडेक्स का अन्य नाम है। क्यूटलेट ने क्या दिया था भाई? ऊंचाई इंडेक्स, BMI इंडेक्स, स्किन फोल्ड इंडेक्स, वजनायु इंडेक्स। BM इंडेक्स दिया था भाई। BMI किसने दिया? क्यूटलेट ने। BMI इसका जो फॉर्मूला है, शरीर का भार बटे में ऊंचाई गुणा ऊंचाई। आगे चलते हैं दोस्तों। फीफा का मुख्यालय, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय। फीफा की स्थापना बता देता हूँ 1904 में। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है भाई? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ये इसका राइट आंसर है। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी फीफा की पेरिस में। ये मानते हैं, लेकिन ये है पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी
बर्न है और भाई यहाँ पर खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, और बहुत ही जो ऐसा कंट्री है जिसमें पोल्यूशन बहुत ही कम है और धरती का स्वर्ग भी इसे कहते हैं। यूरोप का ये कंट्री है। अग्रबाहु की उद्रोगति जो शिथिर कोहनी से की जाती है। अगली बाहु की जो शिथिर कोहनी से की जाती है, भाई कोहनी को मोड़ के की जाएगी तो भाई क्या होगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अगर कोहनी को आप थोड़ा सा इसमें गलती करोगे भाई, अगर जो शिथिर कोहनी आप पर याद रखोगे, अगर कोहनी को मोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा भाई। एडक्शन अबडक्शन, ये एडक्शन और हाइपर एडक्शन, ये भाई ये शरीर की तरफ मध्य रेखा की तरफ जाना, और अबडक्शन मध्य रेखा से दूर जाना। लेकिन जो शिथिर कोहनी से अग्रबाहु की प्रोनेशन और सुपिनेशन, हाथ ऊपर की तरफ होगा, हथेली आसमान की तरफ, तो क्या होगा भाई, सुपिनेशन, और प्रोनेशन नीचे की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये गतियां हैं जो जोड़ों की गतियों में मैं आपको ये बता चुका हूं भी पहले ही। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षक के रूप में मैच के तुरंत पहले अपने छात्र में धावक उच्च भाव जागृत करने हेतु कौन सा हार्मोन क्षत्रिय स्त्रावण आप सुनिश्चित करेंगे। तो भाई कौन सा हार्मोन आप जो क्षत्रिय स्त्रावण आप सुनिश्चित करेंगे, एंडोफ्रिन्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एस्पिरिन, एम्फेंटाइन। तो भाई एम्फेंटाइन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये तो हैं बैन। एम्फेंटाइन भी एक स्टिमुलेंट है और जो बैन है बाहरी है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी बैन है। एस्पिरिन और एंडोफ्रिन्स रह गए, आप दो ऑप्शन रह गए। आप ऐसे अलग अलग करके आप वो देखा करो कि भाई क्या नहीं है, तो क्या किसका स्तर देखेंगे, एंडोफ्रिन्स। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड बैन है भाई, एनाबॉलिक स्टेरॉइड और एम्फेंटाइन। ये स्टिमुलेंट जो एम्फेंटिन लगाते हैं, जो हमारे कुछ भाई व्यूवर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा, हम लगा तो लेते हैं लेकिन ये बिल्कुल ही करियर एंडिंग ही स्टेरॉइड हैं। एम्फेंटिन जो ऐसा स्टिमुलेंट है, लगा लेते हैं हम, एक दो मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, 3 में दे देंगे, 4 में, लेकिन हमारा अंत बहुत बुरा होगा। और हमने आज आधा ml लिया तो कल इससे ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा। तो इनसे बच के रहना आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। भाई खेलो इंडिया 2021 का आयोजन किया जाना था, वो भी पोस्टपोन हो गया है जो बीमारी के कारण। भुवनेश्वर उड़ीसा, पंचकुला हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, गुवाहाटी असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचकुला हरियाणा, ऑप्शन बी। हरियाणा का अच्छा शहर है भाई पंचकुला, और वहाँ पर ये गेम जो इनका आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना था, लेकिन ये जो हमारी महामारी चल रही है इसके कारण थोड़ा इसको आगे बढ़ाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल जनित चोटों हेतु दी जाने वाली टेंस थेरेपी आती है, किसके अंतर्गत आती है भाई टेंस थेरेपी। क्रायोथेरेपी के नहीं भाई, क्रायोथेरेपी में क्या होगा, बर्फ की थेरेपी होगी। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत इसमें जल चिकित्सा होगा। क्रिप्टोथेरेपी नहीं भाई। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंतर्गत आती है टेंस थेरेपी, खिंचाव की जो थेरेपी है वो इलेक्ट्रिक, इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी में आती है। खेल जनित चोटों के लिए ये जो दी जाती है, खेल जनित चोटों के लिए भी, वैसी चोटों में भी ये काम आती है। जो आम इंसान है उनको भी चोटें लग जाती हैं ऐसी। आगे चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार के नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है। बैगनल वाइड टाइप नहीं भाई, सिंगल लीग टूर्नामेंट नहीं भाई, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट। तो इसका राइट आंसर है डबल नॉक टूर्नामेंट में, डबल नॉकआउट में एक टीम को हारने पर दोबारा खेलने का मौका मिलता है। ये इसका राइट आंसर है भाई। और नॉकआउट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n-1, आपको ये भी याद रखना है। और लीग में n
ब्रैकेट n-1/2 सिंगल लीग में। आगे चलते हैं दोस्तों। अष्टांग योग में शामिल नहीं है, अष्टांग योग में शामिल नहीं है। प्राणायाम है भाई, यम भी है, नियम भी है और प्रत्याहार भी है और नेति व धोती। नेति व धोती इसमें नहीं है, क्योंकि नेति और धोती क्या हैं? शुद्धि क्रियाएं हैं, षटकर्म क्रिया में हैं ये नेति और धोती। और बाकी 4 क्या है भाई? अष्टांग योग के चरण हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसमें नेति और धोती 2 और 5, 2 और 5 किस में है भाई? ऑप्शन 3, ये इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन 3। आगे चलते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा, अब तो भाई नीरज चोपड़ा जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हैं इंडिया के, फिलहाल जो सबसे ज़्यादा ये इनका क्रेज़ है और ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए हैं। उस टाइम पर ये नहीं थे जिस टाइम पे क्वेश्चन बना। नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक नए रिकॉर्ड के साथ जीता था। उन्होंने भाले के साथ दूरी तय की 88.06, ये इसका राइट आंसर है। और शायद इनका बेस्ट भी 88.7 है। आगे चलते हैं दोस्तों। बाइसेप्स फेमोरियस, बाइसेप्स फेमोरियस ये बता चुका हूँ भाई। बाइसेप्स से आप सोचते हो कि भी हाथ की, नहीं भाई, बाइसेप्स फेमोरियस पैर की मांसपेशी है, मैंने बताया था। और मसलों वाले जो चैप्टर में मैं बहुत बार वैसे भी वीडियोस में बता चुका हूँ। किसके आँख कुंचन के लिए उत्तरदायी है? घुटने के आँख कुंचन के लिए, डोर्सी पंजे के आँख कुंचन के, कोहनी के, कंधे के। तो ये आसान क्वेश्चन है। बाइसेप्स फेमोरियस किसकी मांसपेशी है? थाई की मांसपेशी। और ये घुटने के आँख कुंचन के लिए, फ्लेक्शन के लिए उत्तरदायी है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए। डंक शब्दावली बास्केटबॉल से है, एल का हो गया 3, बिमर है क्रिकेट से, ओ का हो गया 1, एल का हो गया 4, एल का हो गया 3, 3 2 में है और ओ का हो गया 1। तो ऑप्शन 3 इसका ना भाई, ये भी नहीं, रुक जाओ, इस 2 में, दोनों में एल और ये है। एस, एस किससे है भाई? टेनिस से भी है एस, टेनिस से। एन का होगा 2, एन का 2। तो ऑप्शन 3 ही इसका राइट आंसर है। एस टेनिस से भाई, टेनिस से नहीं भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि एस है टेनिस से और एक्सपीटाइड है ये टेबल टेनिस से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा भाई। थोड़ा सा ऑप्शन जटिल दिए गए हैं। डंक बास्केटबॉल से दोनों ऑप्शनों में है भाई, और बीमर क्रिकेट से ये भी दोनों ऑप्शनों में है। लेकिन एस टेनिस से एन का होगा 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बना। आगे चलते हैं दोस्तों। बारंबारता व समय अवधि द्वारा प्रकलित की जाने वाली प्रशिक्षण अधिभार की मात्रा कहलाती है। भार की मात्रा, भार की क्षमता, भार प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण क्रेस्ट, और प्रशिक्षण मात्रा ट्रेनिंग वॉल्यूम। बारंबारता और समय अवधि क्या कहलाती है भाई? ट्रेनिंग। जो समय अवधि होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रेनिंग वॉल्यूम। और इंटेंसिटी भाई, उसकी जो तीव्रता है वो कहलाएगी। तो बारंबारता और समयावधि किसके द्वारा प्रकलित की जाएगी? जो हमारा टोटल काम है और हमने जो प्रयास करा है, बारंबारता भाई, क्वांटिटी क्या है, और ओवरलोड कैलकुलेटेड ट्रेनिंग वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ये जो एक वही जो प्रशिक्षण की विधियां हैं उसमें आपके जो तीनों चक्र हैं, वही तैयारी काल है, प्रतियोगिता काल है और संक्रमण काल है। उस पर एक वीडियो छोटी सी मैं बनाना चाहता हूँ। प्रशिक्षण की जो विधियां हैं उनमें वो आपका लगभग 4 वीडियो में पहले बना चुका हूँ, और ये वीडियो बनाने से लगभग जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल टेनिस खेल में प्रथम बार राजीव गांधी
खेल पुरस्कार किसने जीता है? मनिका बत्रा, शरत कमल, मुद्रिका पाटकर और कमलेश मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनिका बत्रा। 2020 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। दिल्ली से हैं ये, टेबल टेनिस की खिलाड़ी। ये क्वेश्चन आया है भाई, जो हमारी जो 9th की और 11th की बुक में है। 9th की बुक में है ये, जो हरियाणा बोर्ड की जो ये दीपक पब्लिकेशन की बुक है उससे यह लिया गया है। तो आपका जो एस्टेट है उसमें थोड़ा सा जो 9 से लेकर 12 तक की जो बेसिक सी किताबें हैं आपको उनको भी पढ़ना चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन दे देता है। बुक वाल्टर ने शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए हैं। नैतिक चरित्र, सांस्कृतिक तंत्रिका, पेशिया विकास। नहीं भाई, शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन। और भाई जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ा था उससे 2-3 दिन बाद ही यह पेपर में आ गया था। तो इसका जो राइट आंसर है स्वास्थ्य, फुर्सत के खाली समय का सदुपयोग और नैतिक चरित्र, ये इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अवधारणात्मक व गतिज समन्वय की सहायता से नियंत्रित व सुनिश्चित प्रदर्शन की योग्यता कहलाती है। तो थोड़ा सा मुश्किल हिंदी है तो हम अपना दूसरी भाषा में चले जाएंगे। एबिलिटी टू परफॉर्म यानी कि प्रदर्शन करने की क्षमता, कंट्रोल और डिटरमाइंड मूवमेंट, जो भाई कंट्रोल करती है और नियंत्रित करती है प्रदर्शन को, विद हेल्प द पार्टिकुलर मोटर कंडीशन कोऑर्डिनेशन समन्वय की क्षमता क्या कहलाती है? तो भाई मेंटल डिजेरिटी, किलिंग इंस्टिक्ट होता है भाई मारक क्षमता, और मानसिक निपुणता यानी कि मानसिक रूप से कितना आदमी वो है। तो यह क्या कहलाती है भाई? संवेगात्मक नहीं, आक्रामक नहीं, मानसिक नहीं, और कोऑर्डिनेशन जिसमें होगा प्रदर्शन का, और क्या कहलाएगी भाई? फिजिकल डिजेरिटी, शारीरिक निपुणता। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण में मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण का अन्य नाम है। खेल प्रशिक्षण में मॉड्यूल के प्रारंभिक चरण का अन्य नाम है। तो भाई प्रारंभिक में कौन सा होगा? सूक्ष्म। तो प्रारंभिक ये भी मैं आपको तीनों करवा चुका हूँ भाई। माइक्रो जो है 7 से 10 दिन, मेसो 4 से 6, 3 से 6 सप्ताह मिलेगा, या कहीं 4 से 6 सप्ताह, और भाई मैक्रो है जो व्रत है वो कितना है? वो 3 महीने से 42 दिन से लेकर और 9 महीने या इससे भी अधिक। तो प्रारंभिक मॉड्यूल चरण कौन सा भाई? माइक्रो, सूक्ष्म। ये इसका राइट आंसर है। 7 से 10 दिन इसकी अवधि है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऐसे पूछता नहीं, लेकिन इसमें 2-3 डेट पूछ ली गई हैं इस एग्जाम में, थोड़ा सा डीपली आपको इसलिए डेट भी याद रखनी है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंध विच्छेद हुआ कि भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से, साई से, जो हमारी अब तो ये इंस्टीट्यूट है LNCP, भाई कब इससे अलग हुआ? जब LNCP था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई सितंबर 1995। थोड़ा डीपली क्वेश्चन दे दिया गया है भाई, महीना नहीं पूछते, वैसे पूछ सकते थे भाई 1995। इसके बारे में भी मैं पूरा जो हमारा ये संस्थान है इस पर हमारी स्पेशल वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। डीपली जो सिलेबस है उसके में ये मैंने बनाई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में की गई थी भी, जर्मनी में। किसके द्वारा की गई भी? फ्रेडरिक स्किनर द्वारा। भाई मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की गई थी लिप्जिंग शहर में। माफी चाहूंगा, यह खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो भाई स्किनर द्वारा, फ्रायड द्वारा,
स्किनर ने दिया भाई पुनर्बलन का सिद्धांत, और भाई जो फ्रायड ने दिया वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और खेल मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो किसने स्थापित की भी? कार्ल डीम ने। यह भी मैं आपको डीपली सिलेबस में बता चुका हूँ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन सी, कार्ल डीम द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम स्थापित किया गया, जो शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भाई? ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी में टेबल टेनिस सर्वप्रथम शामिल किया गया। तो वैसे तो भाई टेटे है कब? 1988 में। लेकिन जो पैरा ओलंपिक में, जो रोम में पैरा ओलंपिक हुए थे, उनमें टेटे को प्रथम बार शामिल किया गया था। हम थोड़ा सा पेपर में एक्साइटेड होते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो गलती हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा ओलंपिक की किसी भी प्रकार की श्रेणी, अगर ध्यान से पढ़ा होते तो ठीक करते, लेकिन हम स्पीड में पढ़े और पढ़ते ही हमने लगा भाई 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया टेटे। लेकिन किसी भी श्रेणी में तो 1960 में रोम ओलंपिक में से शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हम गलती करते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं भाई, और जिस क्वेश्चन की हिंदी समझ में नहीं आती उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ा करो। आगे चलते हैं दोस्तों। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित मेलाटोनिन और सेरोटोनिन प्रशिक्षुओं को एक चक्र को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। भाई पीनियल ग्रंथि है जो, उसके द्वारा जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन हैं वो किसको नियंत्रित रखने में सहायता करता है? भाई इसका जो राइट आंसर है वो है सोने और जागने का चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तालिका में श्रेष्ठ संयोजन चुनिए। सोलियस मसल सभी को पता है भाई, निचले पैर की। एल का हो गया 3, एल का 3 एक ही में है, चलो कोई बात नहीं भाई। एमस्ट्रिंग पैर के पीछे की मांसपेशी है, एन का हो गया 1। सार्टोरियस पैर के आगे की मांसपेशी है। सेरेटस है भाई, सार्टोरियस नहीं है, सेरेटस है। ट्रेपजियस कमर के गर्दन के पीछे की मांसपेशियां हैं, ओ का हो गया 2। तो एल का 3 और ओ का 2, ये कौन से में है भाई? ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाई। क्योंकि सोलियस मसल है जो निचले पैर में खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मांसपेशी है, और एमस्ट्रिंग है वो पैर के पीछे की मांसपेशी है, और भाई जो ट्रेपजियस है वो गर्दन के पीछे की मांसपेशी है। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और 45% हिस्सा शरीर का मांसपेशियों से बना होता है, और मांसपेशियों को बनाने में प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन आप खुद से यानी कि अगर अपने आप को स्थिति में रख कर देखेंगे तो ये हल हो जाएगा। रैकेट खेल का कोई खिलाड़ी फुटवर्क का उपयोग करते हुए जब दाईं ओर गति करता है, यानी कि भाई राइट को गति करता है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ क्रम चुनिए। प्रारंभिक भार बाएं पैर पर होगा, प्रारंभिक भार बाएं पैर पर रहेगा, बाएं पैर में पहले गति होगी, फिर दाएं में गुरुत्वाकर्षण आधार स्थूल से हटेगा, और भाई वजन का स्थानांतरण बाईं से दाईं ओर होगा। तो इसमें कौन कौन सा भाई? गुरुत्वाकर्षण का अक्ष ये स्थल से दूर हटेगा, ये नहीं होगा, और बाकी तीनों हैं जो ये इसका राइट आंसर है, पहला, तीसरा और चौथा। भाई प्रारंभिक भार बाएं पैर पर होगा अगर हम राइट को
गति करेंगे तो। ठीक है भाई। उसके उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण आधार स्थल से दूर हटेगा, हटेगा भाई। लेकिन बाएं पैर में पहले गति होगी फिर दाएं में नहीं भाई। पहले बाएं पैर पर प्रारंभिक भार होगा, बाएं पैर पर, और दाएं पैर से पहले गति होगी। ये जो सेकंड है ये नहीं होगा भाई। और गुरुत्वाकर्षण आधार दूर स्थल से हटेगा। हम अपने आप को ही लेकर चलेंगे तो भाई पहले बाएं पैर पर भार होगा और गति कौन सा करेगा? पैर, तो दायां पैर गति करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुश्किल क्वेश्चन है भाई ये, थोड़ा सा डीपली, ये जैसे भाई फिजियोलॉजी है हमारा ना, ये जो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत यह आता है, बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भाई, संरचनात्मक वर्गीकरण के तहत गैस्ट्रोमेनियस पेशी आती है। गैस्ट्रोमेनियस पेशी आती है। गैस्ट्रोमेनियस पेशी कौन सी है भाई? काफ मसल है, पिंडली की मसल। और ये कैसी होती है? द्विपंखी है, द्विपंखीय मांसपेशी है गैस्ट्रोमेनियस। काफ मसल भी इसे कहा जाता है, काफ मसल, पिंडली की मांसपेशी है ये। आगे चलते हैं दोस्तों भाई, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है और मैं इस क्वेश्चन को पहले भाई करा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें समझने की को करनी पड़ेगी भाई। अलग अलग जो संघ हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने अलग अलग ही जो थोड़ा सा सीडिंग का ये दिया गया है, लेकिन मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू जो फीला है, फेडरेशन द इंटरनेशनल ला लुटे, उसी के अब जिसका नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसके अनुसार ही जो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है सीडिंग से। सीडिंग जो मैं चैप्टर में बता चुका हूँ, फेडरेशन द इंटरनेशनल ला लुटे के अनुसार, जो वही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुसार 32 प्रविष्टियों के ड्रा के आधार पर सीडिंग की अधिकतम संभव पोस्टिंग का समूह चुनिए। तो भाई इसमें दूसरी सीडिंग 32वें में, बिल्कुल ठीक है भाई। 8वीं सीडिंग 8वें में, और भाई 5वीं सीडिंग 25वें में, और 21वीं सीडिंग 31वें में। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, जो ये इसका राइट आंसर है भाई। आप थोड़ा सा इतना डीपली है ये, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपने जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें आप पहला पकड़ सकते हो कि भाई दूसरी सीडिंग 32वें घर में, ये इसका जो राइट का जो वो बनेगा, क्योंकि पहला 16वीं सीडिंग 32वें में नहीं बनेगा। एक ऑप्शन है जिसमें, वो 2 ऑप्शन तो कट गए भाई, रहेगा पहला और तीसरा। पहले और तीसरे में जो राइट आंसर है वो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन ए। दूसरी सीडिंग 32वें में, 8वीं सीडिंग 8वें में, 5वीं सीडिंग 25वें में, और भाई 31वीं सीडिंग 31वें घर में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोक्सिया का मापन किसके द्वारा किया जाता है भाई? हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिमिया होता है भाई ऑक्सीजन की कमी। अब तो ये चल भी रहा था भाई, ऑक्सीजन की कमी जो हमारा यह कोविड है, इसमें लोगों को इसको फेस करना पड़ा। और पल्स ऑक्सीमीटर जो उंगली पर लगाया जाता है, इससे ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मापी जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका स्त्रावण खिलाड़ियों में होने वाले थकान का अनुभव करने का मूल कारण है। किसका स्त्राव होने के कारण भाई थकान अनुभव होती है? सिट्रिक अम्ल, पार्विक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइनोविल तरल। लैक्टिक एसिड इसका राइट आंसर है भाई। लैक्टिक एसिड के अधिक होने के कारण ही खिलाड़ियों को थकान महसूस होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों व रक्त में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन ए, बाह्य श्वसन। आगे चलते हैं दोस्तों।
ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गति का प्रथम सिद्धांत। ये भी थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा। अगला भाई युक्तिक और मैच पर आधारित उन्मुख प्रशिक्षण जिस चक्र में बल दिया जाता है। तो भाई युक्तिक और मैच आधारित किस में दिया जाए भाई, मैक्रो जो वृत्त जो प्रशिक्षण चक्र है उसमें दिया जाता है भाई। टैक्टिकल और मैच ओरिएंटेड किस में दिया जाता है, टैक्टिकल और मैच ओरिएंटेड। थोड़ा सा इंग्लिश में आपको आसानी रहेगी ऐसे शब्द आए तब। तो यह मैक्रो जो आपका वृत्त जो बड़ा ट्रेनिंग चक्र है उसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, उपापचय प्रक्रिया के अंतर्गत मुक्त अथवा अवशोषित की गई ऊष्मा ऊर्जा का मापन है। तो भाई कैलोरीमेट्री, स्पायरोमीट्री से क्या मापा जाता है, स्पायरोमीटर से श्वसन क्षमता मापी जाती है। कैलोरीमेट्री इससे ये मापा जाता है। उपापचय प्रक्रिया मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लिबरेटेड ऑफ एब्जॉर्ब द मेटाबॉलिक प्रोसेस। आगे चलते हैं दोस्तों, हॉकी खेल में स्वयं के शरीर अथवा स्टिक की मदद से विरोधी खिलाड़ी या बॉल तक पहुंचने में रोकने को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑब्स्ट्रक्शन, खिलाड़ी को बॉल तक पहुंचने में रोकना भाई। अगला क्वेश्चन है, एक लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता में 12 ग्रुपों में 4 टीमें और भाई 4 ग्रुपों में 5 टीमें भाग ले रही हैं, तो लीग राउंड में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, ये कई बार मैं ग्रुप में इसको बता चुका हूँ भाई, एक्सप्लेन करके इसको कई बार बता चुका हूँ। कई स्टूडेंट ने ये उस टाइम पर पूछा भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 112। और भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करके बता सकता था। 12 ग्रुप हैं 4 टीमों के, आप लगा लीजिए 4 गुणा 4 माइनस 1 यानी कि 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 12 गुणा में कितना हो गया भाई, 12 4 3 12 बटे में 2 है, हो गया 6, 12 6 72 ये हो गए भाई। आगे हैं 4 ग्रुप हैं 5 टीम हो गए, 5 गुणा में 4 बटे में 2, 5 चौक 20 बटे में 10, 50 ये हो गए भाई मैच। आपको ये कितने हो गए भाई, 112 हो गए। ये n-1 का जो फार्मूला है निकालने का, उस हिसाब से आपको बता दिया। जैसे 12 ग्रुप थे 4 टीमों के, 4 माइनस 1 बटे में 2 भाई, 4 गुणा में 3 12 बटे में 2 6, 12 6 72। ऐसे ही 4 ग्रुप थे 5 टीमों के, 5 गुणा में 4 बटे में 2 बराबर है 10 गुणा में 5। तो भाई ये क्या हो गया कि ये सॉरी भाई 5 नहीं 5 टीम हो गए, 4 ग्रुप हैं, तो कितना होगा भाई 40। सॉरी माफ़ी चाहूँगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा। 5 गुणा में 4 गुणा में बटे में 2, 5 चौक 20 बटे में 2 क्या 10, ग्रुप कितने हैं 4, 40, 72 जमा में 40 कितना होगा भाई 112। आपको ये याद रखना, समझा दिया भाई। आप थोड़ा सा समझने में इसको वो लगाते, और मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी इसलिए आपको सोच रहा था मैं कहा इसको दोबारा, वैसे भी ग्रुपों में लोगों को समझा चुका हूँ। 72 प्लस में 40 कितना होगा भी 112। आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना कब हुई भाई, 25 जनवरी 1984 को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भाई, खेल व युवा मामलात मंत्रालय द्वारा टॉप स्कीम
का जो फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ऑफ ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 61 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता 2020 के विजेताओं को दिया गया है एक श्रीफल, दुशाला, 25 लाख रुपया नगद, 15 लाख रुपये नगद, 15 लाख रुपये नगद, 25 लाख रुपये नगद। तो इसका राइट आंसर है एक मेडेलियन, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये नगद। एक श्रीफल और दुशाला नहीं हुई, एक प्रमाण पत्र भी इसके साथ और 25 लाख रुपये और मेडेलियन इसके लिए दिया गया, ऑप्शन डी। आप अब इसका जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर दिया गया भाई ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। 2026 के ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई मिलान कोर्टिना। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। लंबी कूद में किस शैली का प्रयोग नहीं किया जाता? हिच किक, हैंगिंग, सेल, सीजर। सीजर स्टाइल है भाई, वो किससे है? सीजर स्टाइल है हाई जंप से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। जिन प्याजे को किसका श्रेय जाता है? जिन प्याजे को जाता अनुभूतिवाद का, कोंगेंटिज्म का, संज्ञानात्मक सिद्धांत का। कोंगेंटिव थ्योरी किसने दी भाई? जिन प्याजे ने। आप इंग्लिश में थोड़ा सा इसको पढ़ोगे, अनुभूतिवाद तो आपको समझ में नहीं आएगा, कोंगेंटिव थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन जो स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति में त्वरित करता है कहलाता है? क्या कहलाता भाई? एंजाइम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिज्म की मान्यताएं हैं, ओलंपिज्म की मान्यताएं हैं श्रेष्ठता, आदरता, मित्रता। ऑप्शन बी। हम थोड़ा सा जल्दबाजी में सीटीएस, फोर्टिस, अल्टीएस लगा सकते हैं, लेकिन ओप्टिज्म की मान्यताएं, वैल्यूज ओलंपिक क्या भाई? भाईचारा, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और ना ये श्रेष्ठता, आदरता और मित्रता। ये फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट और एक्सीलेंस। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मासिक चक्र के दौरान होने वाले मिथक को चुनिए। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके में मिथक को चुनिए। उचित व पोषण जल योजन से पेट दर्द में समायोजित किया जा सकता है और उच्च प्रदर्शन किया जा सकता है। नहीं भाई, हाँ, उचित पोषण व जलयोजन से पेट दर्द को समायोजित किया जा सकता है और उच्च प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है भाई। मासिक चक्र का आत्मसम्मान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। ओलंपिक सहित अन्य किसी प्रतियोगिता में भाग लेते समय महिलाएं खिलाड़ी पदक जीत चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। मासिक चक्र के दौरान असहनीय दर्द हो तो महिला रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती भाई, ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों यह हमारा जो वीडियो है यही पूरा होता है और आपको आगामी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण होगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।